प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत हर्शे और चेस के प्रयोग के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन ग्रिफिथ के प्रयोग पर कई वैज्ञानिकों ने उंगली उठाई थी। हर्शे और चेस के प्रयोग ने यह 100% रूप से सिद्ध कर दिया कि वास्तव में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो आइए अध्ययन करते हैं हर्शे और चेस के प्रयोग का। आप जानते हैं कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। सन 1952 में हर्शे और चेस ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि डीएनए जो है वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। इससे पूर्व कई वैज्ञानिक ये मानते थे कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है। 1952 में हर्शे और चेस के प्रयोग से पहले काफी लोग ये समझते थे कि प्रोटीन जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है। तो हर्शे और चेस ने ये सिद्ध किया कि वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ क्या है? प्रोटीन नहीं है, अपितु डीएनए है। इन्होंने अपने प्रयोग में उपयोग किया बैक्टीरियोफेज का, या जिसको हम सामान्य भाषा में जीवाणु भोजी भी कहते हैं, उसका उपयोग किया। और जीवाणु भोजी क्या है? देखिए, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज जो है ये वास्तव में एक वायरस है। एक वायरस है जो बैक्टीरियो का भक्षण करता है। बैक्टीरियोफेज अर्थात ऐसा वायरस, ऐसा विषाणु जो बैक्टीरिया का क्या करता है? भक्षण करता है। अपने प्रयोग में हर्शे और चेस ने क्या किया? देखिए, इन्होंने अपने प्रयोग में बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को संक्रमित कराया और ये जांचा कि क्या इनका आनुवंशिक पदार्थ बैक्टीरिया कोशिका में जाता है या नहीं जाता। तो दोबारा से समझ लीजिए, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसको सिद्ध करने के लिए 1952 में हर्शे और चेस ने अपना प्रयोग दिया था और यह सिद्ध किया था कि वास्तव में डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है। इन्होंने अपने प्रयोग में बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। जैसा मैंने आपसे कहा, बैक्टीरियोफेज क्या है? ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है। अपने प्रयोग में, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, हर्शे और चेस ने क्या किया? इन्होंने बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कराया, संक्रमण कराया और ये देखा कि क्या बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ बैक्टीरिया कोशिका में जाता है या नहीं जाता। अब देखिए, पहला प्रयोग जो हर्शे और चेस ने किया, उन्होंने क्या किया? हर्शे और चेस ने कुछ बैक्टीरियोफेज को रेडियोधर्मी फॉस्फेट माध्यम में ग्रो कराया। यहां डायग्राम में ये देखिए, ये आपका एक बैक्टीरियोफेज है। तो हर्शे और चेस ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेज को ऐसे माध्यम में ग्रो कराया जिसमें क्या मिला हुआ है? रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, जिसको हम P32 के नाम से जानते हैं। तो ये जो माध्यम है, इसमें कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद है? P32। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ इसमें मौजूद है और इस माध्यम में हर्शे और चेस ने कुछ बैक्टीरियोफेज को क्या कराया? ग्रो कराया, इनकी वृद्धि कराई। हर्शे और चेस ने पाया कि ऐसे फेज के डीएनए तो रेडियोधर्मी हो गए, परंतु बाहरी प्रोटीन खोल रेडियोएक्टिव नहीं हो पाया। जब ये बैक्टीरियोफेज इस माध्यम में ग्रो कराया गया, तो जो बैक्टीरियोफेज हमें प्राप्त हुए वो इस प्रकार के थे कि उनका जो डीएनए है, ये जो बीच का पदार्थ है डीएनए, ये तो रेडियोएक्टिव हो गया, ये पदार्थ तो रेडियोएक्टिव हो गया, लेकिन इसके बाहर की जो बॉडी है, जो प्रोटीन का खोल है, आपको पता ही है बैक्टीरियोफेज के बाहर जो आवरण होता है ये प्रोटीन का खोल होता है। तो ये बाहर का जो प्रोटीन खोल था ये रेडियोएक्टिव नहीं हो पाया। अब इसका कारण क्या था? भाई, इस पूरे माध्यम में, इस पूरे रेडियोएक्टिव माध्यम में जिसमें हमने P32 मिलाया है, इसी में हमने बैक्टीरियोफेज को वृद्धि कराई, तो पूरे बैक्टीरियोफेज को रेडियोएक्टिव हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल ऐसे बैक्टीरियोफेज का डीएनए ही आपका रेडियोएक्टिव हुआ, रेडियोधर्मी गुण से युक्त हुआ। बाकी जो बाहर का प्रोटीन का खोल है ये रेडियोएक्टिव नहीं हुआ। इसका कारण ये था कि इस माध्यम में क्या मौजूद है? फॉस्फेट, रेडियोएक्टिव फॉस्फेट मौजूद है। और आप जानते हैं कि जो डीएनए की संरचना है, अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि डीएनए के निर्माण के लिए फॉस्फेट की आवश्यकता होती है।
डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि डीएनए के निर्माण के लिए फॉस्फेट चाहिए, लेकिन प्रोटीन के निर्माण के लिए फॉस्फेट की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी कारण से जब इस P32 रेडियो एक्टिव पदार्थ युक्त माध्यम में बैक्टीरियोफेज को ग्रोथ कराया तो इन बैक्टीरियोफेज की जो वृद्धि हुई, इन बैक्टीरियोफेज का जो निर्माण हुआ, उनमें डीएनए बना, और डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए था? फॉस्फेट। और इस माध्यम में फॉस्फेट कैसा है? रेडियो एक्टिव P32। तो डीएनए निर्माण के लिए तो रेडियो एक्टिव P32 का इस्तेमाल किया गया। इस कारण से बनने वाले जितने भी आपके बैक्टीरियोफेज थे उनके डीएनए में P32 रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या हो गया? सम्मिलित हो गया, जिस कारण से बैक्टीरियोफेज का डीएनए तो क्या हो गया? रेडियोधर्मी हो गया। लेकिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन निर्माण में फॉस्फेट की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इन बैक्टीरियोफेज का जो खोल था, जो प्रोटीन का बना है, उस खोल के निर्माण के लिए इस रेडियोधर्मी P32 की आवश्यकता नहीं थी। और इसी कारण से बनने वाले जो बैक्टीरियोफेज हैं उनका डीएनए तो P32 युक्त हो गया, इसलिए रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन बाहर का जो खोल है वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। अब देखिए, हर्शे और चेज ने अपना प्रयोग 3 चरणों में आगे चलाया। हर्शे और चेज ने अपना प्रयोग 3 चरणों में आगे चलाया। नंबर 1 इन्फेक्शन, नंबर 2 ब्लेंडिंग और नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगेशन। उन्होंने अपने प्रयोग को 3 चरणों में संपन्न किया। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेक्शन, या जिसको हम संक्रमण कहते हैं। रेडियो एक्टिव फॉस्फेट डीएनए युक्त बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया कोशिका को संक्रमित कराते हैं। हर्शे और चेज ने जो अभी बैक्टीरियोफेज प्राप्त किए, किस माध्यम में ग्रो किए थे? ऐसे माध्यम में जिसमें P32 रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद था, और उस कारण से ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका डीएनए जो है वो कैसा हो गया है? रेडियो एक्टिव हो गया है, जबकि बाहर का खोल जो है रेडियो एक्टिव नहीं है। बाहर का जो प्रोटीन खोल है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ऐसे बैक्टीरियोफेज को उन्होंने यूज किया किसके लिए? बैक्टीरिया कोशिका में संक्रमण कराने के लिए। तो अपने प्रयोग के पहले चरण में उन्होंने इन्फेक्शन के अंतर्गत क्या किया? P32 रेडियो एक्टिव पदार्थ युक्त जो डीएनए वाला जो बैक्टीरियोफेज था उसका संक्रमण बैक्टीरिया कोशिका में कराया। और यहां स्पष्ट लिखा है बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया में संक्रमण। अब देखिए संक्रमण हो गया, और आप जानते हैं ये जो बैक्टीरियोफेज है जब किसी बैक्टीरिया में संक्रमण करता है तो इसके बाहर का जो प्रोटीन खोल है ये तो बैक्टीरिया कोशिका के बाहर रह जाता है, और बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो इस बैक्टीरिया सेल के कहां चला जाता है? अंदर चला जाता है। ये जो बैक्टीरियोफेज के अंदर का डीएनए है ये तो संक्रमण के बाद बैक्टीरिया कोशिका में चला गया, और बाहर प्रोटीन खोल जो है वो बैक्टीरिया कोशिका के बाहर रहा। आप देख रहे हैं ये प्रोटीन खोल जो है बाहर रह गया, और इन दोनों बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था जो अब कैसा है? P32 रेडियो एक्टिव पदार्थ युक्त है, वो डीएनए जो है इस बैक्टीरिया कोशिका के अंदर चला गया। अब दूसरी अवस्था, दूसरा चरण आता है ब्लेंडिंग। देखिए ब्लेंडिंग, या जिसको हम अनावरण भी कहते हैं, ब्लेंडिंग में क्या हुआ? रेडियो एक्टिव फॉस्फेट युक्त बैक्टीरियोफेज के संक्रमण के फलस्वरूप अब अनावरण की क्रिया संपन्न कराते हैं, जिससे फेज मतलब बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन खोल और बैक्टीरिया कोशिका पृथक हो जाते हैं। अब देखिए जो दूसरा चरण है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब होता है हिंदी में अनावरण। इसमें हम क्या करते हैं? ये जो मटेरियल है इसको, इस पदार्थ को हम जो है मिक्सी के समान जो एक एपरेटस है उसमें इसे तेजी से हम ब्लेंड करते हैं, मतलब तेजी से हम घुमाते हैं, बहुत तेजी से हम इस पदार्थ को घुमाते हैं, जिस कारण से ये बैक्टीरिया सेल और ये जो बैक्टीरियोफेज हैं, ये जो भी चिपके हुए हैं बैक्टीरिया सेल की दीवार पर, ये अलग हो जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ब्लेंडिंग के बाद ये बैक्टीरिया सेल अलग हो गई, और ये बैक्टीरियोफेज क्या है? प्रोटीन के जो खोल थे ये अलग हो गए। अब आप यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग के बाद थोड़ा समझ लीजिए, बैक्टीरिया सेल जो थी उसके अंदर ये डीएनए किसके आ गए हैं? ये इन बैक्टीरियोफेज के डीएनए आ चुके हैं। और ये डीएनए कैसे होंगे? ये रेडियो एक्टिव होंगे, क्योंकि बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए था वो किसका बना था? P32 रेडियो एक्टिव पदार्थ का बना था। तो वो रेडियो एक्टिव जो डीएनए है इन बैक्टीरियोफेज से किसमें ट्रांसफर हो गया? बैक्टीरिया कोशिका में। और जो बाहर खोल रह गया ये कैसा खोल है? प्रोटीन का खोल है, और प्रोटीन का खोल में रेडियो एक्टिव P32 मौजूद नहीं है। तो ब्लेंडिंग के बाद ये प्रोटीन का खोल बैक्टीरियोफेज का ये अलग हो गया, और वो बैक्टीरिया सेल जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए आ चुका है बैक्टीरियोफेज का, ये कोशिका अलग हो गई। अब हम तीसरे चरण में चलते हैं इस प्रयोग के, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन,
या जिसको अपकेंद्रण के नाम से जानते हैं। इस क्रिया में फेज कणों, बैक्टीरियोफेज कणों और बैक्टीरिया कोशिका को अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े थे ब्लेंडिंग के बाद तो अलग हो गए, अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन मैंने यहां दिखाई है। इस मशीन में क्या करते हैं, इस प्रकार की कई ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स में ये पदार्थ जो था हमारा, इसको हमने भर दिया और इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, ये मशीन तेजी से गोल गोल घूमती है, जिससे ये जो ट्यूब्स हैं ये भी घूमती हैं और इसके फलस्वरूप हल्का पदार्थ जो है ऊपर और भारी पदार्थ जो है नीचे आ जाता है। तो इस प्रयोग में क्या होगा, ये जो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा पदार्थ, ये वो पदार्थ है जिसमें बैक्टीरियोफेज और उसके कण पाए जाएंगे, उसका पदार्थ पाया जाएगा, और नीचे जो है बैक्टीरिया सेल और उसका पदार्थ पाया जाएगा। तो हमने इन पदार्थ को, जिसमें बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन खोल और बैक्टीरिया कोशिका मौजूद है, इसको इस मशीन में डाल के सेंट्रीफ्यूज किया, अपकेंद्रण किया और इस प्रकार से इनको एक दूसरे से पृथक किया। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये जो अधिप्लवी है, जो ऊपर का पदार्थ है, इस पदार्थ का जब जांच की गई तो ये पाया गया कि इस पदार्थ में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद नहीं है, जबकि नीचे नीचे देखिए नीले रंग से शो हो रहा है, जो नीचे पदार्थ बचा है इसमें रेडियो एक्टिवता पाई गई। इस पूरे प्रयोग में अगर आप देखें तो मैंने रेडियो एक्टिव पदार्थ को नीले रंग से शो किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डीएनए नीला है, यहाँ पे बैक्टीरिया सेल के अंदर जब डीएनए आ गया बैक्टीरियोफेज का तो वो नीला दिखाया, ब्लेंडिंग में नीला रंग दिखाया है। यहाँ पे बैक्टीरिया सेल के अंदर जो डीएनए है ये नीले रंग का दिखाया है, क्योंकि इन बैक्टीरियोफेज कोशिकाओं से आया है। और उसके बाद जब ब्लेंडिंग करके हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करके हमने बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया सेल इन दोनों को अलग किया, तो नीचे बैठा हुआ हिस्सा क्या है, ये बैक्टीरिया कोशिका का है और ऊपर का हिस्सा किसका है, बैक्टीरियोफेज का है। तो अगर आप देखें तो ये जो बैक्टीरियोफेज का भाग है, जिसको हमने अधिप्लवी कहा, इसमें रेडियोएक्टिवता नहीं पाई गई, जबकि नीचे बैठे हुए पदार्थ में जो बैक्टीरिया कोशिकाओं का भाग है उसमें रेडियोएक्टिवता पाई गई। तो एक प्रयोग तो ये हुआ जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, दूसरे प्रयोग में हर्शे और चेज ने क्या किया, अब उन्होंने कुछ बैक्टीरिया फेज कोशिकाओं को रेडियोधर्मी सल्फेट माध्यम में उगाया। उन्होंने पहले प्रयोग में क्या किया था, बैक्टीरियोफेज को ऐसे माध्यम में उगाया था जहां पे P32 रेडियोएक्टिव पदार्थ मौजूद था। अब कुछ बैक्टीरियोफेज को क्या किया, उन्होंने ऐसे माध्यम में उगाया जिसमें S35 सल्फर 35 रेडियोएक्टिव पदार्थ मौजूद है। और जब उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ऐसे माध्यम में ग्रो किया तो जो बैक्टीरिया फेज मिले वो बैक्टीरिया फेज ऐसे मिले जिनका खोल, प्रोटीन खोल तो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 युक्त हो गया, लेकिन डीएनए में रेडियो एक्टिवता के लक्षण नहीं पाए गए। दोबारा से समझ लीजिए, अगले प्रयोग में उन्होंने क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफेज थे इनको ऐसे माध्यम में ग्रो किया, ऐसे माध्यम में उगाया जिसमें क्या मिला हुआ था, सल्फर 35। सल्फर 35 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो जब बैक्टीरियोफेज को सल्फर 35 युक्त माध्यम में उगाया गया तो ये पाया गया कि जो बैक्टीरियोफेज मिले, इस माध्यम में ग्रो करने के बाद जो बैक्टीरियोफेज मिले उनका जो प्रोटीन खोल था वो तो S35 रेडियोएक्टिव प्रोटीन युक्त हो गया, लेकिन जो आपका डीएनए था इस बैक्टीरियोफेज का, उसमें रेडियोएक्टिवता के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए। और इसका कारण क्या था, देखिए इसका कारण यह है कि डीएनए के निर्माण में सल्फर की आवश्यकता नहीं होती। तो जब ये रेडियोएक्टिव फेज इस माध्यम में उगे तो इस माध्यम में क्या मौजूद है, रेडियोएक्टिव सल्फर मौजूद है, और डीएनए के निर्माण में रेडियोएक्टिव सल्फर की आवश्यकता नहीं है। तो डीएनए के निर्माण में बैक्टीरियोफेज ने इस रेडियोएक्टिव सल्फर का उपयोग नहीं किया। इस कारण से बनने वाले जितने भी आपके बैक्टीरियोफेज हैं उनके डीएनए में रेडियोएक्टिवता नहीं पाई गई। क्यों नहीं पाई गई, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में कहीं भी सल्फर का यूज नहीं होता, कहीं भी सल्फर का प्रयोग नहीं होता, और इसलिए जब डीएनए में सल्फर है ही नहीं तो बनने वाला जो बैक्टीरियोफेज है उसके डीएनए निर्माण में भी इस सल्फर का, जो रेडियोएक्टिव सल्फर है, उसका उपयोग ही नहीं हुआ, जिस कारण से इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए बना उसमें रेडियोएक्टिवता नहीं पाई गई। लेकिन अगर आप प्रोटीन की संरचना को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्रोटीन में जो है सल्फर का प्रयोग होता है। तो जब इन बैक्टीरियोफेज को इस माध्यम में ग्रो किया
तो इन बैक्टीरियोफेज ने अपने प्रोटीन खोल के निर्माण के लिए सल्फर की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने इस S35 जो रेडियो एक्टिव सल्फर है इसका उपयोग किया, जिस कारण से बनने वाले जितने भी बैक्टीरियोफेज थे उनका जो खोल है, उनका जो प्रोटीन का आवरण है वो रेडियो एक्टिवता युक्त पाया गया, वो रेडियो एक्टिव गुण पाया गया। तो ये दूसरे प्रयोग में उन्होंने किया। अब देखिए उन्होंने अपना प्रयोग फिर 3 चरणों में संपन्न किया, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो बैक्टीरियोफेज मिला, ये बैक्टीरियोफेज हमें कैसे मिला, इसको हमने किस माध्यम में ग्रो कराया था, S35 रेडियो एक्टिव पदार्थ युक्त माध्यम में ग्रो कराया था, जिस कारण से ये जो बैक्टीरियोफेज हैं इनका पूरा प्रोटीन का खोल S35 के उपयोग करने के कारण से रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन जो इसका डीएनए है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। इसी कारण से आप देखिए मैंने यहां आपको समझाने के लिए ये प्रोटीन का खोल हल्का पिंक कलर का दिखाया है जो रेडियो एक्टिवता को शो कर रहा है, लेकिन जो इसका डीएनए है ये नीला पिंक नहीं है, गुलाबी नहीं है, क्योंकि इस डीएनए में रेडियो एक्टिवता के लक्षण नहीं पाए गए। अब पहला चरण में उन्होंने क्या किया, इस S35 रेडियो एक्टिव पदार्थ युक्त जो बैक्टीरियोफेज है इसका इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया सेल में, और जब बैक्टीरिया सेल में इन्फेक्शन कराया तो आपको पता है क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज अपना जो डीएनए है वो इस बैक्टीरिया कोशिका के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं और प्रोटीन खोल जो है वो बाहर रहता है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहाँ जो प्रोटीन का खोल है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ युक्त है, रेडियो एक्टिव S35 युक्त है, जबकि डीएनए जो है रेडियो एक्टिव नहीं है। तो पहले चरण में इस बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन कराया, इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया और प्रोटीन खोल बाहर रह गया। दूसरी बात ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि इस बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन खोल है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है, लेकिन डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है। दूसरे चरण में हमने क्या किया, ब्लेंडिंग करी। ब्लेंडिंग के अंतर्गत हमें क्या करना है, हमने इसे तेजी से घुमाया, जिसके कारण से ये बैक्टीरिया कोशिका और ये जो आपके बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन खोल हैं ये एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। तो ब्लेंडिंग में देखिए ये बैक्टीरिया सेल अलग हो गई, ये वो बैक्टीरिया सेल है जिसके अंदर डीएनए मौजूद है, किसका, इन बैक्टीरियोफेज कोशिकाओं का डीएनए मौजूद है, लेकिन ये डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन यहां जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन खोल है ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है, इस कारण से मैंने इसको गुलाबी रंग से यहां शो किया है। इसके बाद तीसरा चरण हमने किया सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला और उसके बाद तेजी से इसको घुमाया, जिसके कारण से ये दोनों अलग अलग हो गए। ऊपर वाले हिस्से में क्या इकट्ठा हो गया, बैक्टीरियोफेज और उसके मटेरियल, उसका पदार्थ, और नीचे कौन बैठ गया, आपका बैक्टीरिया कोशिका नीचे की ओर बैठ गई। अब जब इन दोनों पदार्थों का हमने अध्ययन किया तो ये पाया कि ऊपर जो अधिप्लवी इकट्ठा हुआ है इसमें रेडियो एक्टिवता है, अधिप्लवी में रेडियो एक्टिवता है जो पिंक कलर से दिखाई गई, और ये अधिप्लवी किसका बना है, बैक्टीरियोफेज का, अर्थात इसमें क्या मौजूद है, बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन खोल मौजूद हैं, और ये प्रोटीन खोल कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। लेकिन बैक्टीरिया कोशिका में रेडियो एक्टिवता नहीं पाई गई। क्यों नहीं पाई गई, क्योंकि बैक्टीरिया सेल में रेडियो एक्टिवता क्यों नहीं पाई गई, क्योंकि बैक्टीरिया सेल के अंदर जो डीएनए आया वो रेडियो एक्टिव नहीं था, इस कारण नीचे बैठे पदार्थ में रेडियो एक्टिवता नहीं पाई गई। ऊपर रेडियो एक्टिवता पाई गई, क्यों पाई गई, क्योंकि ये जो बैक्टीरियोफेज था इसका प्रोटीन खोल निर्माण में किसका इस्तेमाल किया था, S35 रेडियो एक्टिव पदार्थ का किया था, इसलिए इसका प्रोटीन खोल कैसा है, रेडियो एक्टिव है, और ये प्रोटीन खोल बैक्टीरिया कोशिका के बाहर था, और जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो ये जो खोल हैं ये ऊपर की ओर इकट्ठे हो गए, टॉप पे इकट्ठे हो गए, तो इस कारण से प्रोटीन खोल, बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन खोल ऊपर की ओर इकट्ठे हो गए, जिस कारण से ऊपर का जो अधिप्लवी है वो कैसा दिखाई दे रहा है, आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है, रेडियो एक्टिवता दिखाई दे रही है। अब देखिए डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसको लेकर के हर्शे और चेज ने जो दो प्रैक्टिकल किए P32 और S35 को लेकर के, उसके निष्कर्षों को समझिए, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां मैंने ये प्रैक्टिकल दिखाया है शॉर्टकट में, जहां हमने P32 रेडियो एक्टिव पदार्थ में उगाए बैक्टीरिया फेज का डायग्राम दिखाया है। यहाँ बैक्टीरिया सेल में इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद ब्लेंडिंग हुई और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। यहाँ हमने S35 युक्त माध्यम में उगाए बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया सेल में इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लेंडिंग कराई और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया। और अब हम इन दोनों प्रयोगों का सामूहिक निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला। देखिए रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन खोल वाले फेज से बैक्टीरिया कोशिका को संक्रमित कराने पर बैक्टीरिया कोशिका रेडियो एक्टिव नहीं होती।
ये जो प्रैक्टिकल है इसको आप देखिए। यहाँ पे हमने क्या किया था कि माध्यम में S35 जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है वो मिलाया था, और इसके फलस्वरूप जो बैक्टीरियोफेज उगे बने उनकी प्रोटीन खोल तो क्या हो गया, रेडियोएक्टिव हो गया, क्योंकि प्रोटीन खोल के निर्माण में इस रेडियोएक्टिव सल्फर का उपयोग हुआ। लेकिन ऐसे बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था वो रेडियोएक्टिव नहीं था, क्योंकि डीएनए के निर्माण के लिए सल्फर की आवश्यकता नहीं होती, तो S35 का उपयोग डीएनए निर्माण में नहीं हुआ। तो ये जो बैक्टीरियोफेज बना था ये ऐसा था जिसका प्रोटीन खोल तो सल्फर 35 के कारण से रेडियोएक्टिव है, लेकिन डीएनए रेडियोएक्टिव नहीं है। जबकि जो दूसरा बैक्टीरियोफेज हमने ग्रो किया P32 रेडियोएक्टिव माध्यम में, वहां पे जो हमें बैक्टीरियोफेज मिले वो ऐसे मिले जिनका प्रोटीन खोल तो रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी वाला नहीं था, लेकिन जो डीएनए था वो रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी वाला था। और ऐसा क्यों था, क्योंकि डीएनए के निर्माण के लिए फॉस्फेट की आवश्यकता होती है और प्रोटीन निर्माण में फॉस्फेट की आवश्यकता नहीं होती। तो P32 माध्यम में जो बैक्टीरियोफेज उगे उन्होंने जब डीएनए बनाया तो डीएनए निर्माण में फॉस्फेट चाहिए था, तो उन्होंने P32 रेडियोएक्टिव फॉस्फेट का इस्तेमाल किया, जिस कारण से ऐसे बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो कैसा हो गया, रेडियोएक्टिव हो गया। लेकिन जब इन बैक्टीरियोफेज ने प्रोटीन बनाया तो प्रोटीन निर्माण में फॉस्फेट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए P32 का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इन बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन खोल था उसमें रेडियोएक्टिवता नहीं पाई गई। क्लियर हो गया। अब आप इस तीसरे पॉइंट को समझिए। देखिए ये बहुत स्पष्ट है कि अनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो वंशागत होता है, वो ही स्थानांतरित होता है। अगर आपने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा है तो आपको ये पता है कि बैक्टीरियोफेज से भी जब इन्फेक्शन होगा तो अनुवांशिक पदार्थ बैक्टीरियोफेज से कहां ट्रांसफर होगा, बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर होगा। अगर प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है तो वो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में जानी चाहिए, और अगर डीएनए आपका अनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए को बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में जाना चाहिए। दोबारा से समझ लीजिए, अगर अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है, ये प्रोटीन का खोल अनुवांशिक पदार्थ है, तो इसको बैक्टीरिया कोशिका के अंदर जाना चाहिए क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ है, और अगर डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए को इस बैक्टीरिया सेल के अंदर जाना चाहिए। अब आप इसको समझिए होना क्या है। अगर प्रोटीन आपका अनुवांशिक पदार्थ है, मान के हम चलते हैं कि अगर मान लीजिए प्रोटीन आपका अनुवांशिक पदार्थ है, तो आप जरा इस प्रैक्टिकल को देखिए। आप इस प्रैक्टिकल को देखेंगे तो जब इस बैक्टीरियोफेज का इस बैक्टीरिया सेल में अटैक हुआ, बैक्टीरिया सेल में अटैक के बाद हमने ब्लेंडिंग कराई, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, और यह निष्कर्ष निकला कि जो बैक्टीरिया सेल है नीचे बैठी हुई इसमें रेडियोएक्टिवता नहीं पाई गई, जबकि बैक्टीरियोफेज जो है उसमें आपका रेडियोएक्टिवता पाई गई। अब आप यहां पे जरा समझने का प्रयास कीजिए कि इस बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन खोल है वो कैसा है, रेडियोएक्टिव पदार्थ युक्त है। इस बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन खोल क्या है, रेडियोएक्टिव पदार्थ युक्त है। अगर प्रोटीन खोल जो रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी वाला है, अगर ये प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है तो इसको इस बैक्टीरिया सेल के अंदर जाना चाहिए, और अगर ये प्रोटीन खोल इस बैक्टीरिया सेल के अंदर गया होता तो ये बैक्टीरिया सेल ब्लेंडिंग के बाद जब अलग होती तो इस बैक्टीरिया सेल में क्या होनी चाहिए थी, अनुवांशिकी प्रोटीन के कारण से क्या होनी चाहिए थी, रेडियोएक्टिवता पाई जानी चाहिए थी। आप समझ रहे हैं, अगर ये प्रोटीन अनुवांशिक होता, अगर ये प्रोटीन अनुवांशिक होता तो ये प्रोटीन का इस बैक्टीरिया सेल में स्थानांतरण होना चाहिए, और अगर ये प्रोटीन अनुवांशिक है और इस बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता है तो ये बैक्टीरिया सेल कैसी हो जानी चाहिए थी, रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी के युक्त हो जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रोटीन खोल तो कैसा है, रेडियोएक्टिव पदार्थ का बना है S35 का। लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने लक्षण पाए तो हमने देखा कि नीचे बैठा हुआ जो बैक्टीरिया सेल्स का कंटेंट है उसमें रेडियोएक्टिवता नहीं पाई गई, अर्थात इस बैक्टीरिया सेल में रेडियोएक्टिवता नहीं पाई गई। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन खोल इस बैक्टीरिया कोशिका के अंदर गया ही नहीं, और अगर प्रोटीन खोल बैक्टीरिया कोशिका के अंदर नहीं गया तो इसका मतलब प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। वहीं आप इस प्रैक्टिकल को देखिए, यहां पे ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका प्रोटीन खोल रेडियोएक्टिव नहीं है, लेकिन आपका जो डीएनए है वो कैसा है, रेडियोएक्टिव है। और जब इस प्रयोग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने बैक्टीरिया कोशिका और बैक्टीरियोफेज को अलग किया तो हमने देखा कि नीचे बैठा हुआ जो मटेरियल है, जो बैक्टीरिया सेल वाला मटेरियल है, इसमें आपकी रेडियोएक्टिवता पाई गई। इसका मतलब ये रेडियोएक्टिवता इस बैक्टीरिया सेल में कैसे आई,
आप देखिए प्रोटीन खोल बाहर है और अंदर कौन गया, डीएनए। और आप ये भी जानते हैं कि ये बैक्टीरिया जो सेल है इसका अनुवांशिक पदार्थ, इसका जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है वो कौन है भाई, प्रोटीन खोल ने तो P32 का उपयोग ही नहीं किया, तो इसका प्रोटीन खोल कैसा है, रेडियोएक्टिव नहीं है। लेकिन इसका डीएनए जो है क्या है, रेडियोएक्टिव है। मैंने आपको बताया कि अनुवांशिक पदार्थ जो है बैक्टीरियोफेज से इस बैक्टीरिया कोशिका में जाना चाहिए, और परिणाम क्या निकला इस प्रयोग का कि बैक्टीरिया कोशिकाओं में रेडियोएक्टिवता पाई गई। इसका मतलब जो भी पदार्थ इस बैक्टीरिया कोशिका के अंदर गया इस बैक्टीरियोफेज से, वो पदार्थ रेडियोएक्टिव था, और वही पदार्थ क्या है, अनुवांशिक भी है। आप बात समझ रहे हैं। इस प्रयोग में जो बैक्टीरिया कोशिका है उसमें रेडियोएक्टिवता पाई गई। पहली बात, रेडियोएक्टिवता कहां से आई भाई, इस बैक्टीरियोफेज से कोई अनुवांशिक पदार्थ इस बैक्टीरिया सेल के अंदर गया, इसलिए आपकी रेडियोएक्टिवता पाई गई। और रेडियोएक्टिव पदार्थ इस बैक्टीरियोफेज में क्या था, इसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या था, डीएनए था। आप बात समझ रहे हैं, प्रोटीन खोल तो रेडियोएक्टिव था ही नहीं, इसमें रेडियोएक्टिव क्या था आपका, डीएनए था। और कोशिका, बैक्टीरिया कोशिका रेडियोएक्टिव पाई गई। इसका मतलब ये जो रेडियोएक्टिव डीएनए है ये बैक्टीरिया सेल के अंदर गया, जिस कारण से बैक्टीरिया सेल में क्या पाई गई, रेडियोएक्टिवता पाई गई, जो ये सिद्ध करता है कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ ही वंशागत होता है। इन बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ गया वो अनुवांशिक है, और ये प्रयोग सिद्ध करता है कि बैक्टीरिया कोशिका के अंदर क्या गया, डीएनए गया। इसीलिए हर्शे और चेस का प्रयोग 100% रूप से सिद्ध करता है कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत बारीकी से हर्शे और चेस के प्रयोग के बारे में बताया, जो ये सिद्ध करता है कि वास्तव में डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।